हेलो एवरीवन, मैं ऋषि कुमार राजंस कैरियर प्राइवेट लिमिटेड के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। लास्ट क्लास से हम लोग जो है एमपी व्यापम सब इंजीनियर इलेक्ट्रिकल की क्वेश्चन सीरीज देख रहे थे। उसी क्वेश्चन सीरीज की श्रृंखला में जो है एक और वीडियो आपके पास लेकर आए हैं। सीधे क्वेश्चन में आपके पास आते हैं। द ऑयल दैट इज यूज इन ट्रांसफॉर्मर शुड बी फ्री फ्रॉम। ऑयल जो है किससे फ्री फ्रॉम होना चाहिए? तो ये आपके पास ध्यान रखना, मॉइस्चर से फ्री फ्रॉम होना चाहिए, क्योंकि मॉइस्चर जो है आपके पास ऑयल के डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को, उसके परावैद्युतांक सामर्थ्य को रिड्यूस कर देता है। और ऑयल का जो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होता है वो भी याद रखिएगा, ये आपके पास 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है आपके पास 1 मिनट के लिए। सो साथ ही साथ ध्यान रखना, एयर का भी डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ 30 किलोवोल्ट पर सेंटीमीटर होता है। ठीक है। व्हाट इज यूरेका? यूरेका जो है, देखो यूरेका, मैग्नीन, कॉन्स्टेंटन, नाइक्रोम, ये सभी के सभी जो है हाई टेम्परेचर में वर्क करने वाले जो है आपके पास हाई रेजिस्टेंस मटेरियल होते हैं। और ये जो है किसी न किसी मटेरियल के जो है आपके पास एलॉय होते हैं। तो याद रखिएगा ना, यूरेका और कॉन्स्टेंटन। ठीक है, यूरेका और जो है आपके पास कॉन्स्टेंटन जो है आपके पास, ये निकिल और कॉपर का मिश्र धातु होता है। ध्यान रखिएगा, निकिल और कॉपर। तो यूरेका पूछे या जो है आपके पास कॉन्स्टेंटन पूछे, ये आपके पास निकिल और कॉपर का मिश्र धातु होता है। उसी तरीके से आपके पास निकिल और आपके पास क्रोमियम, ये दोनों आपके पास मिलाकर बनाते हैं नाइक्रोम। ये आपके पास क्या बनाएगा? नाइक्रोम। ध्यान रखिएगा, नाइक्रोम हो गया, यूरेका हो गया, कॉन्स्टेंटन हो गया, ये सभी के सभी जो है आपके पास 1150 डिग्री से कम टेम्परेचर पर कार्य करने वाले मेटल हैं। और 11 से 50 डिग्री से ज़्यादा पर आपके पास आता है सिलिकॉन कार्बाइड। ध्यान रखना, सिलिकॉन जो है आपके पास कार्बाइड है। ठीक है, इसके बाद आपके पास टंगस्टन है, उसके बाद मॉलिब्डेनम है। ये सभी के सभी धातु जो है 1150 डिग्री सेंटीग्रेड से ऊपर काम करने वाले आपके पास मेटल है। तो आपके पास यूरेका का पूछा गया है, तो यूरेका का आपके पास क्या बताया? निकिल और कॉपर। तो इस तरीके से इसका ऑप्शन क्या आ जाएगा? बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन द कंडक्टर द इफेक्टिव रेजिस्टेंस एंड द ओमिक रेजिस्टेंस आर द सेम। मतलब ऐसा कंडक्टर में इफेक्टिव रेजिस्टेंस और ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कब होती है? देखिए, इसमें एक क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि देखो, जब कभी भी किसी कंडक्टर में हम एसी जनरेट करते हैं या एसी फ्लो कराते हैं ना, तो आर एसी की जो वैल्यू होती है वो आर डीसी के रेजिस्टेंस का जो है लगभग 1.5 गुना या 1.6 टाइम्स होता है। ठीक, आर डीसी का रेजिस्टेंस जब करंट जो है कंडक्टर में यूनिफॉर्म करंट फ्लो होता हो, आर एसी मतलब जब उसमें एसी करंट फ्लो होता हो, तो इस इफेक्ट को हम लोग स्किन इफेक्ट कहते हैं। तो स्किन इफेक्ट के केस में इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू जो है डीसी रेजिस्टेंस या ओमिक रेजिस्टेंस से ज़्यादा होती है। ठीक, लेकिन अगर डीसी में अगर देखा जाए तो डीसी में दोनों रेजिस्टेंस की वैल्यू आपके पास बराबर होगी। यहाँ पर लिखे ना, इफेक्टिव रेजिस्टेंस और साथ ही साथ जो है ओमिक रेजिस्टेंस की वैल्यू सेम कब होगी? जब उसमें हम डीसी प्रवाहित करेंगे। तो डीसी के लिए आपके पास क्या, कौन सा ऑप्शन आएगा? वोल्टेज लो, पावर फैक्टर यूनिटी, करंट इज ट्रू साइन। यहाँ पर करंट इज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इन द कंडक्टर क्रॉस सेक्शन। तो इसका मतलब यह है कि जब उसमें डीसी प्रवाहित करेंगे तब के केस में आपके पास होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। हीट इज ट्रांसफर इन द एयर एंड वाटर। आपके पास एयर और वाटर में आपके पास हीट जो है किस तरीके से ट्रांसफर होता है? रेडिएशन से, कंडक्शन रेडिएशन से और कन्वेक्शन से। ठीक है, तो समझिएगा, जैसे मान के चलिए आपके पास यहाँ पर ये कोई आपके पास कोई टेम्परेचर के लिए मान के चलिए कोई स्टोव है, मान के चलो इस तरीके से, और इस स्टोव में इस तरीके से कोई एक पतीला रखा हुआ है। ये आपके पास एक पतीला रखा, और इस पतीले में इस तरीके से मान के चलिए कोई आपके पास वाटर है। समझ में आया? ठीक, तो जब ये आपके पास स्टोव जो है इस वस्तु को आपके पास गर्म करेगा तो इसका हैंडल गर्म हो जाएगा। तो इस हैंडल जो गर्म होगा ये आपके पास प्रोसेस कहलाएगा हीट ट्रांसफर का कंडक्शन प्रोसेस। हैंडल का गर्म होना कंडक्शन प्रोसेस। उसी तरीके से आपके पास यहाँ पर ये पानी जो है, ये पानी रखा हुआ है, ये पानी गर्म होगा, इसको हम लोग बोलते हैं कन्वेक्शन प्रोसेस बोलते हैं, हीट ट्रांसफर का कन्वेक्शन प्रोसेस। और इस स्टोव के आसपास जो है इस तरीके से आपके पास टेम्परेचर होगा, इसको हम लोग बोलते हैं रेडिएशन प्रोसेस बोलते हैं। तो हीट को जो ट्रांसफर 3 तरीकों से कर सकते हैं, कंडक्शन, कन्वेक्शन और रेडिएशन। कंडक्शन होता है सॉलिड में, और कन्वेक्शन होता है आपके पास एयर में भी होगा और साथ ही साथ वाटर में भी होगा, और रेडिएशन आपके पास एयर में होता है। तो ध्यान रखिएगा, इसमें बोला है कि हवा और पानी दोनों में आपके पास किसके माध्यम से होगा? कन्वेक्शन के माध्यम से। ठीक है, कंडक्शन जो है सॉलिड में होगा, रेडिएशन जो है आपके पास फिर से वही एयर में होगा। ठीक है,
नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडर व्हाट कंडीशन आर द स्क्रूड जो है कंड्यूट सर्किट यूज। तो यहाँ पर स्क्रूड कंड्यूट कहने का मतलब आपके घर में नॉर्मली जो आपके पास कंड्यूट पाइप की वायरिंग की जाती है उसके बारे में बात कर रहा है। तो ये आपके पास जनरली 250 वोल्ट से 600 वोल्ट के बीच में उपयोग किया जाता है, ध्यान रखना 250 से 600 वोल्ट के बीच में। विच टाइप डज द XY रिकॉर्डर बिलोंग्स टू। XY रिकॉर्डर में क्या होता है, डिजिटल रिकॉर्डर, ऑक्सिलोग्राफ, मैग्नेटिक टेप एंड ग्राफिक रिकॉर्डर। तो इसमें आपके पास क्या होगा, ग्राफिक रिकॉर्डर होता है, ध्यान रखिएगा। XY रिकॉर्डर में हम लोग ग्राफ पेपर का इस्तेमाल करते हैं, ठीक है, ग्राफ पेपर का हम लोग यहाँ पे इस्तेमाल करेंगे, ध्यान रखना। जैसे आप लोग कभी हॉस्पिटल जाते हैं चेकिंग करने की, तो ECG जो करता है वो भी XY रिकॉर्डर का एग्जाम्पल है, उसमें भी ग्राफ पेपर का इस्तेमाल किया जाता है। तो यही बोला है, ग्राफिक रिकॉर्डर होता है वो, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज्ड टू मेजरमेंट फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को कौन सा ब्रिज जो है मेजरमेंट करता है। तो आप ध्यान रखना, विंस ब्रिज। इसको आप कैसे याद रखिएगा, देखिए विंस के सामने में आपके पास क्या है, डब्लू को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 2 f लिखते हैं। तो f में क्या आ गया आपके पास, फ्रीक्वेंसी आ गया। तो इस तरीके से आप ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी मेजरमेंट करने के लिए विंस ब्रिज का, ठीक। मैक्सवेल आपके पास इंडक्टेंस मेजरमेंट करता है, ठीक है। हैवी साइड कैपेबल जो है ये आपके पास म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजरमेंट करेगा, ये म्यूचुअल इंडक्टेंस को मेजरमेंट करता है। और शेयरिंग ब्रिज जो है आपके पास कैपेसिटेंस की वैल्यू को मेजर करता है, समझ में। अब फ्रीक्वेंसी को जो है आपके पास विंस ब्रिज, ठीक। डैश इज यूज्ड टू कंट्रोल बाय टरबाइन एंड गवर्नर। टरबाइन और गवर्नर के माध्यम से कंट्रोल होता है, तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी। तो आपके पास टरबाइन और आपके पास गवर्नर सीधा संबंध आपके पास प्राइम मूवर से होता है, स्पीड से होता है। और जहां कहीं भी आपके पास स्पीड आ गया तो NS इक्वल टू क्या होता है, 120 F बाय आपके पास P RPM होता है। तो इस तरीके से यहाँ पर स्पीड का जो कंट्रोल है वो सीधे सीधे किस पे होगा, आपके पास फ्रीक्वेंसी पर। तो ध्यान रखना फ्रीक्वेंसी को सीधे कंट्रोल करता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डैश इज यूज डिफरेंस बिटवीन द ट्रू एंड एग्जैक्ट वैल्यू एंड द मेजर्ड वैल्यू ऑफ द अननोन क्वांटिटी, ठीक है। किसी मेजरमेंट में जो है या किसी मेजरिंग क्वांटिटी में ट्रू वैल्यू, एग्जैक्ट वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू का डिफरेंस क्या कहलाता है। तो ध्यान रखना ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर कहलाएगा, ये आपके पास एब्सोल्यूट एरर। और ध्यान रखना मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू, इसमें यदि मैं फिर से अगर ट्रू वैल्यू और इसको 100 से मैं अगर मैं मल्टीप्लाई कर दूं तो ये परसेंटेज एरर कहलाएगा, इसी को रिलेटिव एरर बोलेंगे, इसी को लिमिटिंग एरर बोलेंगे। तो ये तीनों की तीनों जो है आपके पास एक प्रकार के क्या है, परसेंटेज एरर है। और एब्सोल्यूट एरर में सिंपल क्या होगा, मेजर्ड वैल्यू माइनस ट्रू वैल्यू का आपके पास डिफरेंस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, इफ द फेज सीक्वेंस इंडिकेटर रोटेट क्लॉकवाइज डायरेक्शन, phase sequence is RYB, then what happen when the phase sequence is BRY। देखिए इस क्वेश्चन में आपके पास घुमा दिया है, क्वेश्चन में बोला है कि एक फेज सीक्वेंस जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन को इंडिकेट करता है जब फेज सीक्वेंस RYB हो। तो यदि BRY कर दिया जाए तो फेज सीक्वेंस कैसा होगा, क्लॉकवाइज होगा, एंटी क्लॉकवाइज होगा, ठीक है। तो अब एक कॉन्सेप्ट समझिएगा यहाँ पे फेज सीक्वेंस में हमेशा जो है आपके पास RYB हमेशा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में इस तरीके से होता है, मतलब R के बाद Y आएगा, Y के बाद आपके पास B आएगा, ठीक। अगर मैं इसमें एक शब्द को आगे पीछे कर दूं, या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं YBR, या इस तरीके से मैं लिख सकता हूं आपके पास BRY, इस तरीके से लिख सकता हूं, ठीक। तो इन तीनों का जो फेज सीक्वेंस है ये सेम रहेगा, ठीक है, तीनों का फेज सीक्वेंस सेम रहेगा। तो देखो यहाँ पे BRY है और यहाँ पे RYB है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फेज सीक्वेंस सेम है। फेज सीक्वेंस सेम रहेगा तो मोटर की घूमने की दिशा जो है या इंडिकेटर हमेशा क्लॉकवाइज होगा। अगर इसको हम लोग चेंज कर दें, हम लोग इस डायरेक्शन में अगर आएंगे तो इस डायरेक्शन में आपके पास क्या हो जाएगा, RBY होगा। अब उसी तरह से आप क्रम चेंज कर सकते हो, BYR या इस तरीके से Y आपके पास RB, तो ये आपके पास अपोजिट डायरेक्शन में रोटेट होगा। तो ये और ये दोनों आपके पास सेम है। तो ऐसे क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, ऐसा क्वेश्चन फंसाने वाले क्वेश्चन होते हैं, इसमें फेज सीक्वेंस चेंज नहीं हुए हैं। तो चेंज नहीं हुए हैं तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, तो ये भी आपके पास क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट होगा, ठीक है। थैंक यू।